नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल का खिताब इस बार किसके नाम जाना है, ये महज जानकारी अब 2 कदम दूर है, क्योंकि आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यानी 2 रॉयल टीमें आज आपस में भिड़ेगी और तय हो जाएगा कि गुजरात के खिलाफ खिताबी दावेदारी में वो कौन सी दूसरी टीम होगी जो सबसे ज्यादा लड़ती हुई दिखाई देगी। यानी दूसरी टीम का चयन आज होने वाला है। क्या कुछ खास हो सकता है और आखिर किस टीम का वजन यहां पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे संजय चौबे सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम। गुड मॉर्निंग इसलिए करूंगा कि आपसे अभी मुलाकात हुई है सर, तो हमें जब शो में आते हैं और आपसे मिलता है तो ऐसा लगता है कि आप सुबह हुई है हमारी। तो शुरू करते हैं अब हमारा एक खास शो, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले मुकाबले के एलिमिनेटर मुकाबला जो हुआ था, क्योंकि उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है और उस जीत का नायक रहा है इंदौर का खिलाड़ी रजत पाटीदार, जिन्होंने एक शानदार सैकड़ा जड़कर बता दिया कि इस खिलाड़ी में कितनी कुवत है। सर क्या कहेंगे? रजत की जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि आरसीबी के लिए कुछ ना कुछ मिराकल, जिस तरह से गुजरात के लिए लक फैक्टर चल रहा था हार्दिक पांड्या की टीम के लिए, उसी तरह से कुछ ना कुछ प्लेऑफ में जाना एक लक फैक्टर था। अगर वो दिल्ली कैपिटल्स को अपना मैच जीत जाते तो इनका कोई चांस ही नहीं था। माइनस नेट रन रेट था। प्लेऑफ में आ गए। प्लेऑफ में आने के बाद आपके तीनों धुरंधर बल्लेबाज, हमने उस दिन कहा था कि अगर एक भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन उस विकेट पे रुक गया तो बहुत सारे रन बनेंगे और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आरसीबी वो मैच जीतेगी। परंतु वो तीनों धुरंधर बल्लेबाज, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, तीनों ही हट में जा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी डाउन एंड डस्टेड है और इस मैच में उनकी कोई बहुत ज़्यादा रन वो नहीं बना पाएंगे। और रजत जैसे खेल रहे थे और उसके बाद में लोमरा राय, उन्होंने थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक खेला। और फिर दिनेश कार्तिक, वो भी बिल्कुल लय में नहीं लग रहे थे। मैं तो ऐसा समझूंगा कि उनके लिए भी स्ट्रोक ऑफ लक था। संजय 2 अपील ऐसी थी उनके अगेंस्ट जो लगभग ऐसा लग रहा था कि वो आउट हैं। एक तो अंपायर कॉल था नॉट आउट इसलिए बच गए, दूसरा वाले में बिल्कुल फेंट एज लगी थी और बिल्कुल मिडिल स्टंप के पीछे वो विकेट में बैकफुट पे जाकर खेल रहे थे। तो सबकी आरसीबी के जितने भी फैन थे उनकी सांसें रुक गई थी कि ये तो गया और आगे क्या होगा। और बट थैंक्स टू रजत, बहुत ही शानदार इनिंग खेली। और सबसे बड़ी बात आज हम संजय और हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उन्होंने जो शॉट्स खेले वो 360 डिग्री में खेले। अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा शॉट क्रिकेटिंग बुक में नहीं था जो उन्होंने नहीं खेला होगा। और हम जब डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले भी जब लास्ट टाइम भी आरसीबी ने रजत पाटीदार को लिया था तो मेरी और संजय की बात हुई थी। संजय का कहना था कि मध्य प्रदेश के वो सबसे टैलेंटेड बैट्समैन हैं, सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं जो ये यंगस्टर्स हैं उनमें से। और एक अच्छा बल्लेबाज, एक अच्छा मौका, बड़ा कैनवस, एक खूबसूरत पिक्चर उन्होंने बनाई है। मुझे लगता है आरसीबी के लिए वो पिक्चर बहुत दिनों तक रहने वाली है। बहुत दिनों तक ये पिक्चर रहने वाली है और हम चाहेंगे कि ये पिक्चर लगातार चलती रहे, क्योंकि आखिर हमारे इंदौर का खिलाड़ी है। और जिस अंदाज में पाटीदार ने चमकीला प्रदर्शन किया, उन्होंने बता दिया कि वास्तव में वो रजत है। लेकिन सर उनके पिताजी से भी हमारी बात हुई थी, बताया कि बड़े शालीन और अनुशासित खिलाड़ी हैं और उनकी इसी महीने शादी भी होने वाली थी, लेकिन आईपीएल में जब उन्हें बुलावा आया तो वो शादी फिर अगले महीने के लिए कर दी गई है, जून में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और उनकी शायद अभी 9 या 8 या 9 के आसपास शादी थी उनकी। और पर चूंकि आईपीएल से बीच में बुलावा आ गया और इसके बाद वो चले गए। और मुझे लगता है कि अब उनको जब आईपीएल ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद अब वो शादी भी करेंगे तो शायद ज़्यादा खुशी होगी। शादी की तो अब एक खुशी रहती है, पर जो उन्होंने बैटिंग की है, मतलब मैं सोचता हूँ कि बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली। क्लास बैटिंग जिसको बोलते हैं कि क्लास। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने बोला कि मध्य प्रदेश और इंदौर के हैं और चूँकि हमारे बीच के हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब एक बंदा जो हमारे बीच का है वो जाके और वहाँ पर इस तरह की इनिंग खेलता है और इसके बाद आपको जो खुशी मिलती है वो पेपरों में, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब हमारे इंदौर के तो जितने पेपर थे उसमें तो छाए रहे थे, पर जो बाहर के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर बहुत बड़ा लेख आया उनके बारे में। और सारे प्लेयर्स आप देखिए उनके बारे में, जब जो उनके जिसको बोलते हैं व्हाट्सएप पे चल रहे थे वीडियोस कि सारे दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, मैक्सवेल उनके लिए जो स्टेटमेंट दे रहे थे एक से एक, मतलब गजब का उन्होंने जो, और उनकी बैटिंग क्लास थी उसमें तो कोई शक नहीं। आप देखिए कि तीनों बड़े प्लेयर आउट हुए, आप उस इनिंग का स्कोर उठा के देखिए आप, तो आपको ऊपर रजत पाटीदार और नीचे दिनेश कार्तिक दिखेंगे।
और इन दोनों ने मिलके गुजरात सॉरी आरसीबी को नैया पार लगवा दी। हाँ, आरसीबी की नैया पार आई है और लखनऊ को हराया है। हालांकि उसमें लखनऊ का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने जो 2-2 3-3 कैच छोड़े हैं। पाटीदार का कैच छोड़ा, पाटीदार का, दिनेश कार्तिक के छोड़ा, वो जो दोनों कैच छूटे उनके लिए वो मुसीबत बन गए। जो मिड विकेट पे छोड़ा हुड्डा ने और मिड ऑफ पे जो छोड़ा केएल राहुल ने, तो वो दोनों के इनके लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे भी हाँ वो भी था सर, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट था। चांस था वो, हाफ चांस था उसको, मतलब वो चांस था, अगर वो होता तो ब्रिलियंट कैचेस में चला जाता वो। पर ये दो तो बहुत इजी कैच थे और ये अगर 2 पकड़ लेते तो शायद आज हम बात और कुछ कर रहे होते। पर ये सब मैंने बोला ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और रजत पाटीदार ने जिस बहादुरी से खेला उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और वाकई में और बहुत दिल खुश करने वाली बात है सारे इंदौरियों के लिए कि हमारे यहाँ का एक बंदा, पिछले साल वेंकटेश ने इस तरह से आपको सबको खुशी दी थी और इस बार रजत पाटीदार ने, और उम्मीद करते हैं कि आज भी जब वो खेलेंगे अगर उनकी बैटिंग आती है या वो बैटिंग करते हैं तो आरसीबी के लिए एक अच्छा स्कोर और उसी लाइन में दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर इंडियन प्रीमियर लीग मुझे लगता है कि अब इंदौर प्रीमियर लीग में तब्दील होती जा रही है जिस हिसाब से खिलाड़ियों का रुतबा बढ़ रहा है, क्योंकि अब तक हम देखते आए हैं कि स्टेट्स का रुतबे की हम बात करते थे कि यहाँ दिल्ली के खिलाड़ियों का वजन है, यहाँ साउथ के खिलाड़ियों का वजन है, या महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का वजन है, लेकिन अकेला इंदौर एक ऐसा साबित हो रहा है जहां पर खिलाड़ियों की एक खान तैयार हो रही है। सर क्या कहें? मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए ये बहुत ही अच्छे साइन है कि हमारे 7-8 प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं। तो 7-8 प्लेयर खेल रहे हैं और उनको जितने बच्चे देख रहे हैं उनको देखकर उनके अंदर जो एक जज्बा पैदा होता है कि हम में से निकला हुआ क्रिकेटर वहाँ खेल रहा है, हम क्यों नहीं खेल सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है किसी भी प्लेयर को कि हमारे में से निकला हुआ प्लेयर है, हम लोग साथ में खेलते हैं, हमारे क्लब से खेला हुआ है। ये हमारा, हम में से हमारा क्लब, हमारी स्टेट, ये बहुत प्ले करती है दिमाग में। और देखिएगा नियर फ्यूचर में हम और संजय बात करते रहते हैं रेगुलरली कि बहुत सारे क्रिकेटर जो आपको आईपीएल के पटल के ऊपर मध्य प्रदेश से खेलते हुए नजर आएंगे। सर यहाँ हम लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ ये मुकाबला जिस तरीके से हारी, थोड़ा सा आपको लगा होगा क्योंकि आपकी फेवरेट टीम में से एक लखनऊ थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि सर केएल राहुल की बल्लेबाजी थोड़ी सी धीमी रही। क्या इसकी वजह ये आप मानते हैं कि वो जानते थे कि 3 या 4 बल्लेबाजों के बाद में उनकी कमजोरी टीम की शुरू से रही है कि बहुत ज्यादा लाइनअप मजबूत रहा नहीं है और इसीलिए उन्हें मजबूरीवश थोड़ा रुकने के लिए अपने आप को समय देना पड़ा? डेफिनेटली। और वो जो सोच रहे थे एक्चुअली में क्या वो लास्ट में जाके आउट हो गए, अदरवाइज ये मैच और अच्छा बन सकता था। और वो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं आउट हो गया तो फिर बहुत जो स्कोर हम जितना क्लोज ले जा रहे हैं उतना भी नहीं जाता। तो वो इसी कारण था कि वो उनकी बैटिंग, जब विकेट भी सामने से गिरी जल्दी तो उसके कारण थोड़ा प्रेशर था। फिर रन का तो था ही, क्योंकि 207 रन कम नहीं होते। आप T20 के अंदर 20 ओवर में 120 बॉल में बनाना है, आपको हर ओवर में 10 रन 11 रन लेना है, तो वो एक रीजन था। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि वो प्रेशर था और उनका किसी ने साथ दिया नहीं ऐसा देना था। तो उस कारण से एक तो कैच भी छूटे वो रीजन था, और एक दूसरा ये था कि वो प्रेशर तो था ही कि भाई अगर मैं आउट हो गया तो फिर तो कुछ होना ही नहीं जाना है। तो वो तो 2 प्रेशर तो थे ही, इस कारण के वो हारे। और मुझे ऐसा लगता है, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा अभिषेक कि आपको जो रजत पाटीदार और ये इंदौर के जैसा सर ने बोला प्लेयर्स और आने वाले हैं, उसमें इंदौर डिवीजन और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, इनको आपको बधाई देना चाहिए कि इन लोगों ने जो क्रिकेट का स्तर ऊंचा किया है वाकई में काबिल तारीफ है। आज से आप 10-15 साल पहले चले जाएंगे तब इतना क्रिकेट को लेके एमपीसी में भी और आईडीसी में भी, जब पुराने जो प्लेयर्स थे उनकी इतनी सुविधाएं नहीं थी, पर अभी जो सुविधा एमपीसी और आईडीसी ने दी है वो वाकई में उनकी जितनी तारीफ की जाए सबकी, तो वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि इसी कारण जो सर बोल रहे हैं, और या रजत हो या वेंकटेश हो या कुलदीप सेन हो या कार्तिक हो, ये सब लोग प्लेयर जो आए हैं इस साल, इसी कारण आए हैं कि मध्य प्रदेश का क्रिकेट दिन पे दिन ऊंचा होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अच्छा होगा और अच्छा करेगा। तो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी और आईडीसीए के पदाधिकारी, क्योंकि उनकी मेहनत के बदौलत कहीं ना कहीं जो प्रतिभा हैं उन्हें सही मंच मिल पा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार का आईपीएल इंदौर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा खास रहा है। सर एक नई पौध भी हम लोग देख रहे हैं और एक नया टेम्परामेंट भी यहाँ पर ये सेट हो रहा है। निश्चित तौर पर फ्रेंचाइजी भी सोचेगी कि सिर्फ नामदारों से अब काम नहीं चलेगा, जो नए बच्चे हैं, जो नया ब्रांड तैयार कर रहे हैं क्रिकेट का, वो बहुत ज्यादा मुफीद है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, कोई बिजनेस ले लीजिए, कोई खेल ले लीजिए, वहाँ आप देखेंगे कि हमेशा
जो सीनियर्स होते हैं उनको एक समय पे जाके रिटायर करना होता है और उनकी जगह जो लेते हैं वो जूनियर्स जो अपने रैंक्स में अपग्रेड होकर आते हैं वही लेते हैं। और क्रिकेट में सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये जो फटाफट क्रिकेट है इसमें एजिलिटी चाहिए, इसमें स्टेमिना चाहिए, इसमें फिजिक चाहिए, इसमें रिफ्लेक्सेस चाहिए। ये सारे यंग बच्चे जो होते हैं उनके ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि एज के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे आती हैं, कहीं ना कहीं कम होती चली जाती हैं, कहीं ना कहीं स्लो होती हैं। नए बच्चे हमने देखा अंडर 19 की जितनी भी टीम है वो सारी कहीं ना कहीं से किसी न किसी टीम से खेल रही है और जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि हमने बहुत सारे नाम ऐसे देखे हैं कि जो हमने सुने भी नहीं थे वो भी टीमों में हैं। हम बदानी की बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स में तो शायद हम में से किसी ने कभी कोई नाम नहीं सुना था कि वो प्लेयर बदानी नाम से एक आयुष बदानी नाम का एक प्लेयर है जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है और वो खेलता है। उनको उनके कोच ने कहीं स्पॉट किया और उसके बाद में उसको आईपीएल के ऑक्शन में लिया गया। तो ये चीज़ें हैं देखिए इंडियन क्रिकेट के लिए कि ऐसा टैलेंट जो शायद कहीं आज तक देखा नहीं गया हो और उसको उठाकर किसी ने पिक किया और लेकर आया और उन्होंने उनके लिए 2-3 मैचेस भी जिताए। इसी तरह से अगर हम उमरान मलिक की बात करेंगे तो 2 सीज़न, पहले सीज़न में कोई खास किया नहीं उन्होंने, ये सीज़न मिला और देखिए इंडियन कैप मिल गया। उसी तरीके से हम वेंकटेश अय्यर की बात करें, पिछली बार 5 मैच 6 मैच अच्छे खेले, 6 मैच खेलने के बाद में वही प्लेयर जो 20 लाख में बिका था वो 8 करोड़ में बिका, रिटेन किया गया और रिटेन करने के बाद में इंडिया के हर एक दोनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच में अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, टेस्ट टीम में, डे गेम में और शॉर्टर फॉर्मेट में T20 में उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। अभी फिर जो T20 टूर्नामेंट हो रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो इंडिया में भी वो ट्रेवल करेंगे होम सीरीज़ में आवेश खान और वेंकटेश दोनों का नाम उसमें है, दोनों को सिलेक्शन हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके बिना जो यंगस्टर अभी लिए गए हैं अगर हम देखेंगे मोस्टली जितने प्लेयर हैं उन सबको उनका आईपीएल में परफॉर्मेंस का रिवार्ड दिया गया है और होना भी ऐसा ही चाहिए। होता है क्या कि देखिए क्रिकेट जो है ये इट्स ए हार्ड गेम, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्वेटिंग होता है। जब आपका स्वेट होता है तो बॉडी से मिनरल्स बाहर जाते हैं, आपकी बॉडी वीकर होती है, आपको फिर अगले दिन रिगेन करना और इतनी फटाफट है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट करना है। अभी देखिए 2 दिन पहले कलकत्ता जैसी ह्यूमिड जगह के ऊपर मैच खेल कर आ रहे हैं और अब गुजरात जैसी ह्यूमिड जगह पर फिर से एक दिन छोड़ने के बाद में सेकेंड मैच खेलना है, उसके बीच में ट्रैवलिंग भी करना है। आप अगले दिन आराम करने की सोचते हैं, आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करके दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, एयर ट्रैवल है कलकत्ता टू गुजरात, उसके बाद में आप होटल में जाएंगे, बायो बबल में आप रहते हैं, उसके बाद में आपको नेट्स भी करना है और अगले दिन मैच भी खेलना है। तो ये इतनी डिमांडिंग क्रिकेट है, इतनी डिमांडिंग क्रिकेट में आपको ऑब्वियसली यंग ब्लड को इन्फ्यूज़ करना होगा। वो यंग ब्लड जब आएगा, क्या होता है जब नए बच्चे आते हैं, बहुत आज हम बॉलर्स की अगर बात करें, हमारे जितने भी आईपीएल में नए बॉलर खेल रहे हैं सारे 145 प्लस डाल रहे हैं, उमरान ने तो 157 डाली है। तो अगर आप पुराने बॉलर्स को अगर उठा के देखेंगे तो भुवनेश्वर की बात करें, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, बहुत सीनियर है, पर उनकी अगर हम स्पीड देखेंगे तो 130 135 वर्सेस 157 जब आप खेलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, आपको एक्स्ट्रा अटेंटिव होना पड़ता है कि ये तेज बॉल आ रही है, कैसे आ रही है, इसको कैसे खेलना, क्या करना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो बॉल निकल जाती है। तो ये स्ट्रेंथ जो है हर फ्रेंचाइजी चाहती है कि हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आगे उनके साथ साथ देखिए जब अच्छे प्लेयर जो हैं जब वो एज होगी, उनको रिटायर होंगे तो उनको रिटायर होना ही होगा। एक उम्र के साथ साथ क्रिकेटर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ता है या फटाफट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तब तक आपके रैंक्स में जो लोग आ रहे हैं, जो उनके साथ खेल रहे हैं, विराट कोहली के साथ रजत पाटीदार खेल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। रजत ने ऑलवेज उनको पैटनाइज किया होगा कि यार क्या प्लेयर है, मैं इसको देख कर खेलता हूँ, कैसा शॉट मारता है, कैसा कट मारता है, कैसा पुल मारता है, कैसा स्ट्रेट ड्राइव है, ये उन्होंने टीवी पे उनको देखा हुआ। अब उसकी बजाय अभी 60 दिन आप पिछले सीजन की छोड़ दें, 60 डेज आप जब उनके साथ में रहते हैं, उनको खेलते भी देखते हैं, वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको बताते भी, और उनके सामने जब आप इस तरह की एक इनिंग 112 रन नॉट आउट खेलते हैं, टीम को जिता कर ले जाते हैं और वही प्लेयर आपके साथ सेल्फी लेता है, आप सोच ही नहीं सकते क्या आनंद हो सकता है। उस प्लेयर की ज़िंदगी में कितना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा, कितना बड़ा उसको ये रिवॉर्ड मिला होगा कि मैंने जिसको फॉलो किया है, जिसको पूजा है कि ऐसा होना चाहिए, वो आदमी आपके साथ आकर सेल्फी ले रहा है। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। सर मैं आपकी बात जोड़ता हूँ कि उनको जो मैन ऑफ द मैच में जब वो गए थे और रशा भोगले ने उनका बैट मंगवाया था और अपना बैट लेके गए थे और वो जो उनसे पूछा गया क्वेश्चन वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये जो आप जिस तरह से सितार, जिस तरह वाद्य यंत्र के अंदर से जो आवाज़ निकलती है
ऐसे आपके बैट के स्वीट स्पॉट से आवाज़ निकल रही थी कि ऐसा इस बैट में क्या है और आप ऐसा क्या करते हैं। मतलब ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन हाँ। था कि आप मतलब इस तरह से- इसमें बल्लेबाज की तारीफ भी Yes. छुपी हुई है, उसकी और कला भी दूसरा- छुपी हुई है। और दूसरा क्या है कि बोले कि जितने भी कमेंटेटर थे, सुनील गावस्कर, जितने भी बड़े, रवि शास्त्री, जितने भी थे, इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वो कल जब उनसे पूछा गया, उन्होंने वो सिंपल सा जवाब दिया, बोलता कुछ नहीं सर, मैं तो बस प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मिडलिंग मेरी बैट से हो, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वो सिंपल सा आंसर दिया उन्होंने, जैसे वो है। जैसे वो है वाकई में, जैसे वो इसी तरह के वो बहुत सिंपल है। आप मिलोगे उनसे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं। मिला वो में बहुत हाँ, मतलब अभी बहुत उन्होंने सिंपल आदमी। यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में भी एक मैच खेला और उसमें 100 रन मारे थे उन्होंने। अच्छा तो बहुत सिंपल बंदा है और बहुत बहुत ही डाउन टू अर्थ जिसको बोल सकते हैं आप। बहुत ही वो नहीं, वेंकटेश भी, आवेश भी, आप इन किसी भी प्लेयर से आप मिलिए, आप कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम बहुत बड़े प्लेयर से मिल रहे हैं। आप आके आराम से, अभी भी आवेश, अभी सॉरी वेंकटेश आए थे तो इजीली उन सब बच्चों के साथ में भी, कल परसों उनका पेपर में भी आया था कि वो जिम खाने में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, और वो मिल रहे हैं सब बच्चों से, आराम से सेल्फी ले रहे हैं। बहुत सिंपल प्लेयर हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि जब शोहरत भी मिलती है ना, तो उसमें भी इसी तरह से नीचे रहते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शोहरत मिल जाए लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहिए। आज के मैच की बात करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल सर आप दोनों से, आपसे शुरुआत करता हूं। लखनऊ मरी है या शहीद हुई है सर? क्योंकि पहला सीजन था और प्रदर्शन के लिहाज से आप क्या मानते, प्लेऑफ में भी पहुंची? नहीं, डेफिनेटली उनका प्रदर्शन जो था पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा था। हमने बार बार बात करी कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी खामियां थी। 3 मेन बैट्समैन थे जिनके ऊपर काम चल रहा था, कर रहे थे। और कहीं ना कहीं देखिए, एक एक्सपीरियंस नई टीम है, अभी अभी आई है, मेगा ऑक्शन के बाद में प्लेयर भी इकट्ठे हुए हैं। और एक जब आईपीएल में नए प्लेयर आते हैं, खेलते हैं, तो थोड़ा समय लगता है आपको एडजस्ट होने में, उस लेवल पे अपने मेंटल डेवलपमेंट करने में, उस लेवल पे जाके कम्पीट करने में थोड़ा समय लगता है। और उसके साथ साथ क्रिकेट में दिन होता है। मैं तो ऐसा कहूँगा, उस दिन रजत पाटीदार का दिन था, आरसीबी का दिन था। आरसीबी को 2 बार स्ट्रोक ऑफ लक मिल चुका है। ये कहीं ना कहीं साइन है कि देखिए भगवान चाह रहा है कि आप आ गए। वो फाफ डु प्लेसिस से कह रहा है कि क्योंकि कप्तान, एक्स कप्तान जो हैं विराट कोहली, वो उन्होंने इस बार छोड़ा है, तो उनको आप कुछ ना कुछ प्राइज में दीजिए, कुछ रिटर्न गिफ्ट दीजिए कि साहब ये देखिए हम आपके लिए ये टूर्नामेंट जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जो लक फैक्टर है वो लखनऊ सुपर जायंट के साथ नहीं था। दीपक हुड्डा बहुत अच्छे फील्डर हैं, जिस तरीके से उन्होंने कैच छोड़ा, बहुत ही मायूस वो भी हुए। और लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच की रिएक्शन तो हम वहाँ देख ही रहे थे कि किस तरह से। उसके बाद में अगर मैं एक चीज़ और आपसे बोलूँ तो केएल राहुल, आप पूछ रहे थे कि उन्होंने बहुत स्लो बैटिंग करी। तो देखिए क्या होता है, एक एंड के ऊपर अगर कप्तान खड़ा हुआ है और दूसरे एंड पे अगर आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं साथ में, और क्योंकि वो बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं कैलकाटा की जो है, हमने देखा 25-25, 30 रन एक ओवर में बने हैं। तो जो उनको 13 रन, 12 रन, 12.5 रन की एवरेज थी, वो कंसिस्टेंटली बना रहे थे। परंतु जो शॉट उन्होंने खेला था और जो कैच उनका पकड़ा गया, हेजलवुड की बॉल के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर उनका कैच पकड़ा गया था, वो बिल्कुल ऐसा कहना चाहिए कि जैसे मान लीजिए वो बॉल बनी ऐसी थी कि वो लगेगी और फील्डर वहाँ खड़ा है और वो ऊपर हाथ करेगा और पकड़ लेगा। 1 फुट इधर, 1 फुट इधर, 1 फुट ऊपर, वो बॉल 4 रन के लिए जाती। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बॉल होती है जो हाथ में स्टिक कर जाती हैं, कुछ मौके होते हैं जो कोई टीम बना लेती है। तो ये मौका बनाने की जगह थी। और फिर क्रिकेट में देखिए एक चीज़ मानिए, एक टीम को तो हारना ये तय है, या तो आरसीबी हार दी या सब लखनऊ सुपर जायंट हार दी। लखनऊ सुपर जायंट की फील्डिंग उस दिन 2 दर्जे की थी। और मैं तारीफ़ करूँगा आरसीबी के बॉलिंग अटैक की। हर्षल पटेल की वेब ब्रीडिंग, ये दोनों फिंगर्स के बीच में उसको इंजरी थी, यहाँ पे स्टिचेस हुए थे, और एक दिन पहले वो स्टिचेस खुलना, अगले दिन इतने बड़े मैच में खेलना, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता है वो मेजर डिफरेंस था। एक फास्ट बॉलर 4 ओवर करता है, 25 रन देता है और 1 विकेट लेता है, और पाटा विकेट पे, पाटा विकेट के ऊपर, जिसमें हर फास्ट बॉलर को लंबे लंबे रन पड़े हों। 11, 12, 13 की एवरेज से सब फास्ट बॉलर को रन पड़े हैं। इवन स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो स्पिनर्स के लिए भी उसमें कोई परचेज नहीं था। हासारंगा, जिसको हम बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर मानते हैं, उन्होंने 4 ओवर में 42 रन दिए। तो शाहबाज अहमद की बात करें, उन्होंने तो भी थोड़ा बहुत ठीक किया। तो एक अगर बॉलिंग एंड पे हम बात करें तो मुझे लगता है कि शाहबाज अहमद और हर्षल पटेल, इन दोनों की बॉलिंग और जो कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, यही एक डिफरेंस था उस दिन के मैच में। अदरवाइज नतीजा कुछ और होता। सर शहीद हुई है या क्या माने? मैं मानता हूँ कि वो उसने तो मतलब सुसाइड किया है, क्योंकि आप देखिए कि जिस ओवर में
दीपक हुड्डा आउट हुए, जब दीपक हुड्डा और केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे तब लग रहा था कि बहुत आसानी से चेस हो जाएगा, पर आप देखिए उस ओवर में उन्होंने शायद एक या दो छक्के, एक छक्का एक चौका मारा और अगली बॉल गुगली डाली और बोल्ड हो गए। मतलब जरूरत नहीं थी, अगर आप वो ओवर इसके बाद अगर वो बॉल डिफेंस भी कर देते तो आप पहली 2 बॉलों पे 10 रन बनना चुके थे। पर वो जरूरत नहीं थी कि वो घुटना टेक के और फिर मिड विकेट पे छक्का मारने का, अगर वो मिस हुआ और बोल्ड हो गए, वो मैच वहीं से पलट गया। तो ये सुसाइड था। आप मतलब आप, मैं मानता हूँ कि आप 207 रन चेस कर रहे हैं, बट आप ये भी तो देखिए कि आपने पहले 2 बॉलों पे एक छक्का एक चौका 10 रन ले चुके हैं। तो अब आप इस एक ही ओवर में आप 25-30 रन हर ओवर में बनेंगे, पॉसिबल नहीं। तो आपको उस टाइम थोड़ा सा दिमाग, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब दीपक हुड्डा और केएल राहुल खेल रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान, बहुत ही आसान जीतेगी। और फिर इसके बाद एक जो रजत पाटीदार ने डीप जिसको बोलते हैं मिड विकेट पे कैच पकड़ा, उसके बाद तो मैच पूरी खत्म हो गया, फिर कुछ बचा नहीं था। रही सही कसर फिर केएल राहुल ने, जो सर ने ऐसा बताया कि फाइनल की तरफ वो मार रहे थे ऊपर से और आउट हो गए वो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने वाकई में अगर थोड़ा सा सेंसिबल, थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके खेलते तो शायद नतीजा कुछ हो सकता है। नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन आज का नतीजा क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान का मुकाबला आज बेंगलुरु से है। सर, एक शानदार बैटल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, विराट कोहली और सामने जॉस बटलर, फाफ डुप्लेसी तो इधर संजू सैमसंग, यहाँ यजुवेंद्र चहल तो उधर हसरंगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक तरफ जॉस बटलर हैं जो ऑरेंज कैप होल्डर हैं, हाईएस्ट रन गेटर हैं, 700 से ऊपर रन बना चुके हैं, और दूसरी तरफ बैटल है पर्पल कैप के लिए युजवेंद्र चहल और हसरंगा। तो दो इस तरह के, और उसके ऊपर से दोनों फ्रेंचाइजी ऐसी हैं कि सबसे पहला संस्करण जो हुआ था आईपीएल का उसमें राजस्थान रॉयल ने वो वाला टूर्नामेंट जीता था, शेन वॉर्न की अगुवाई में, वो कैप्टन थे। और उसके बाद से लेके अभी तक आरसीबी हर बार कोशिश करती चली आई है, पर अभी तक उनका हाथ उस कप के हैंडल पर नहीं पहुंचा है। तो दोनों के लिए पर्पस है कि आरसीबी चाहेगी कि अब वो लगभग काफ़ी क्लोज आ गए हैं, और वो जो एक चीज़ है जो जिसको वो बार बार चेज करते चले आ रहे हैं, वो लगभग 2 स्टेप दूर है। एक स्टेप उनके बीच में आज राजस्थान रॉयल्स हैं, और उसके बाद में उनको गुजरात की टीम के साथ खेलना होगा। पर ये दोनों, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज नई जगह है, नया वेन्यू है, दोनों टीमों को नई जगह खेलना होगा। और जब भी आप नई जगह खेलते हैं, आपको वो विकेट कैसा खेलेगी, कितने रन बराबर होंगे, कितने रन हमको बनाने हैं, ये एक संशय पैदा करता है, एक आपको डाउट देता है, एक आपको सस्पेशन देता है। अब जब उसमें जाकर फंसते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, और वो टीम जो मेंटली स्टिफ होगी, साउंड होगी, वो उस सिचुएशन को रीड करके अपनी टीम को प्लेस करेगी, और वही टीम आज मैच जीतेगी। सर, क्या मानते हैं आप, क्योंकि आज बैटल तो बहुत अच्छी है और दोनों टीम यहाँ से ये बात तो मानेगी कि सिर्फ 2 कदम दूर है खिताब से, तो ये बात तो दोनों कप्तानों के दिमाग में होगी, एक प्लेयर के माइंड में होगी, तो इसलिए संघर्ष जो है वो और बढ़ जाता है। बिल्कुल अभिषेक, और मुझे लगता है मतलब जो जगह नहीं है, अहमदाबाद मतलब कलकत्ता से आए हैं, तो कलकत्ता में 2 मैच हुए थे, पहले वाला मैच जिस विकेट पे हुआ था तो टीम को मालूम पड़ गया था कि हम पाटे विकेट पे खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आए हैं तो स्टेडियम में शायद बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, ग्राउंड बड़ा है, और विकेट कैसा है ये हमें मालूम नहीं है, हमने देखा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो विकेट होगी, क्या विकेट के साथ हो, क्योंकि शाम का मैच है, ड्यू फैक्टर कितना रहेगा ये भी नहीं मालूम है। तो बिल्कुल हम नया ग्राउंड, नई विकेट और 2 टीमें और एक मैच जिसको बोलते हैं कि फाइनल में जाने का है, तो दोनों टीमें हैं। तो थोड़ा सा आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद 200 रन वाला मैच ना हो। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो विकेट जो मैंने पहले देखा था जब वहाँ पर टेस्ट मैच और बाद में T20 मैच हुआ था, शायद आज 200 रन वाला मैच ना हो, और मैच आज बहुत कांटे का। संजय, मुझे जो याद है, जो वेस्ट इंडीज अभी पिछली बार टूर करी थी, उसमें पहले मैच में शायद 105 रन बने। 2020 में इंडिया ने 105 रन ड्रॉप कर दिया था, और 105 रन के ऊपर भी इंडिया के 3-4 विकेट गिर गए थे। सेकंड वाले में लगभग इंडिया ने मेरे ख्याल से 150 रन के आसपास 45-50 रन बनाए थे, और 145-50 रन में भी मैच जीत लिया था। मतलब डिफेंड किया। हाँ, ये विकेट टफ है, मुश्किल है। अब देखिए, विकेट का स्वरूप चेंज होता है समय समय के साथ, कि जो सीजन होता है सीजन के हिसाब से, और वो क्यूरेटर पे डिपेंड करता है कि उसने कैसा विकेट बनाया। बट फिर भी अगर हम उठाकर देखेंगे, पहले भी जो मोंटेरा के भी विकेट था, उसमें भी बिल्कुल खतरनाक स्पिनिंग ट्रैक था वो, कि स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। और इसमें पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हम उठाकर देखें तो अभी तक ज़्यादा रन नहीं बने हैं। तो मैंने अभी इससे पहले यही कहा था कि नई जगह, नई एंटिटी,
वहां पर कितने रन बनेंगे, कितने सफिशिएंट होंगे एक टारगेट देने के लिए, ये कप्तान के लिए डिसाइड करना और उस टीम को उस प्लान ए के ऊपर को एग्जीक्यूट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो टीम बढ़िया तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करेगी वो प्रबल दावेदार होगी फाइनल्स में गुजरात के साथ भिड़ने के लिए। दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, युजवेंद्र चहल आज सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे। वो चलेंगे तो फिर वो राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उधर तो हसरंगा भी है वहाँ पर दूसरी तरफ, पर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्मार्ट बॉलर मुझे लगता है कि चहल है, और उनको अगर राजस्थान भी खेल जाती है, उनके 4 ओवर निकाल देती है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर अपना राजस्थान के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर जॉस बट्टर और संजू सैमसन 2 ही हैं। यहाँ पे अब आप बोल सकते हो कि फाफ डुप्लेसिस हैं, रजत पाटीदार हैं, विराट कोहली हैं, मैक्सवेल है और दिनेश कार्तिक। तो यहाँ 5 बैट्समैन ऐसे हैं जिनकी आप नाम ले सके, बोल सकते हो कि ये 5 में से सॉलिड। यस, पर वहाँ पे अगर आप लोगोगे तो आप अभी 2 का ही नाम ले सकते हो। ये बात तो सही की, और ये कहीं ना कहीं एज लेता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सर कप्तानों के लिए आज बड़ी चिंता की विषय होगी टॉस के बाद, क्योंकि ऐसे विकेट पर क्या किया जाए पहले, क्योंकि विकेट का नेचर फिलहाल पूरी तरीके से सस्पेक्टेड है, रहस्यमयी है। तो ऐसे में कप्तानों के लिए सर क्या चुनौती, और आप क्या मानते हैं, जो यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड है, आंकड़े आपके पास तमाम रहते हैं, कप्तान को क्या फैसला करना चाहिए? अगर दो फैक्टर हैं यहाँ पर अभिषेक की। एक तो ये क्योंकि ये टीमें कल यहाँ पहुँच गई थी, तो कल पहुँचने के बाद में उनको कल शाम को यही देखा जाता है, जो आपकी थिंक टैंक है वो देखती है कि क्या शाम को ड्यू फैक्टर था, तो वो एनालाइज करेगा कि अगर ड्यू फैक्टर है तो कोई भी पहले बॉलिंग करना चाहेगा, और कोई भी बॉलिंग इसलिए करना चाहेगा कि जब नई विकेट पे आप जाते हैं तो बेस्ट बाय ये होता है कि आप रिस्क लेने की बजाय दूसरे को आप बुलाइए बैटिंग करने के लिए, उसको बैटिंग करने दीजिए, वो बैटिंग करेगा तो वो आपके लिए एक गाइडलाइन हो जाएगी, एक रोड मैप हो जाएगा कि ये विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। अन्यथा अगर आपको कोई आदमी बैटिंग करने के लिए बुलाता है तो आपको पहले बहुत ही अलर्ट होके, अटेंटिव होके खेलना होगा कि कहीं पहले 1, 2, 3, 4 ओवर में हमारे विकेट ज़्यादा ना गिर जाएं। और 20-20 फटाफट क्रिकेट में अगर आपने 22-24 बॉलें जो हैं वो बॉल सोच कर समझ कर खेली तो आपकी हारने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो 24 ओवर जो है, 24 बॉल जो हैं, जिनमें हमने कलकत्ता में देखा कि एक ओवर में 2500 रन, 30 रन भी बने हैं। ये सीधे 4 ओवर 25-30 गुना, ये 4 ओवर सीधा आप मल्टीप्लाई करें तो कहाँ जाएंगे? तो डेफिनेटली 30-40 रन का गणित कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ा जाता है कि वो 40 में अगर आपको बनाने थे तो आपने अगर 20 ही बनाए, तो 20 को कवर अप करने के लिए आगे आपको ज़्यादा रिस्क लेना होगा, और उस रिस्क लेने में आप कहीं ना कहीं आपका विकेट गंवाएंगे। विकेट गंवाएंगे जब विकेट होगा तब आपका स्कोरिंग रेट स्लो होगा। नया बल्लेबाज आके 1, 2, 3, 4 बॉल लेगा देखने के लिए, और 4 बॉल के बाद में जब वो थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होगा तो जाके वो लंबा शॉट मार पाएगा, खेल पाएगा। तो विकेट इंटैक्ट रखना, विकेट हीप में ना गिरें, एक साथ ना गिरें, इंश्योर करना, ये बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, और नई एंटिटी में आकर ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। वैसे सर क्या गेंदबाजों को आज थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से सर भी बता रहे हैं कि आज जो विकेट है वो थोड़ा गेंदबाजों को मदद करने वाला रहेगा, तो थोड़ी राहत रहेगी, क्योंकि अभी तो बहुत पिटाई शिटाई हुई है गेंदबाजों की पिछले कुछ मुकाबलों में। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला ना अभिषेक को, सबसे बड़ा ग्राउंड का फर्क पड़ता है। अगर ग्राउंड की डायमेंशन छोटी है, अगर आप 60 मीटर 65 मीटर की बाउंड्री है, 70-80 मीटर के छक्के तो आजकल मिस टाइमिंग नहीं लगता बिल्कुल मिसक्यूट होता है कि उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, पल्लू स्कूप में छह जाते हैं। वही अगर ग्राउंड बड़ा होगा, अगर 70-75 मीटर की बाउंड्री होगी चारों तरफ, तो फिर फिर बैट्समैन के दिमाग में आता है कि बड़ी बाउंड्री है तो सोच के मारना पड़ेगा। और आज दर्शकों का भी प्रेशर रहेगा, आज 30,000 दर्शक बैठते हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि अगर अभी आधा या पूरा वाला है तो मुझे देखना वो एक बहुत अलग एक साउंड आएगा आपको स्टेडियम में से, तो ये जनरेट करता है, थोड़ा एनर्जी जनरेट करता है खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल खिलाड़ियों को जनरेट, थोड़ा बायो बबल का प्रेशर भी रिलीज होता है जब लोग नए चेहरे दिखते हैं। और आप फिर जब खेलते हो, फिर पब्लिक पीछे से आपको सपोर्ट करती है, चिल्लाती है, उसका एक अलग मजा होता है और खेल में अलग आनंद आता है। यानी कुल मिलाकर अब हम उस दौर में आ गए जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत लिया। इन्हें संजू सैमसन इस रहस्यमय विकेट पर फिलहाल अब तक टॉस जीतने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और पहले गेंदबाजी का फैसला जैसा आप बता ही रहे थे सर। बिल्कुल देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बेहतर नहीं जानते हैं तो बेहतर तरीका होता है किसी और को जानने दीजिए, फिर हम उसको जानेंगे। हम पहले जानने जाएंगे तो एक रहस्यमय पहेली हो सकती है कि पता चले कि वो तो बहुत बड़ा कोई भूत वहाँ बैठा हुआ था जो हमें पकड़ कर बैठ जाए। तो सामने वाले को भूत पकड़ने दीजिए, अगर पकड़ लेगा तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ेगा तो आप तो उसी ग्राउंड पे उसी पिच पे खेलने वाले हैं। और नॉर्मली पिच का स्वरूप मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि 90% वैसा ही रहता है, 10% डेफिनेटली थोड़ा यूज होता है तो स्पिनर को हल्की सी हेल्प मिल सकती है, बट अदरवाइज कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है।
आप सामने वाले को खेलने दें, वो ट्रेंड क्या है उसी ट्रेंड के हिसाब से मैचेस चलते हैं। अब किसी मैच को उठा के देख लीजिए, अगर आप उसको 20-20 ओवर में, तो मैं बहुत कायल हूँ इन चीज़ों का कि आप अगर उसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दें 5-5 ओवर का, 1 to 5, 5 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 4 में ब्रेक करिए, आप देखिएगा जो ट्रेंड एक टीम में चल रहा होगा लगभग वही ट्रेंड दूसरे में जाएगा। 90% तक की प्रोबेबिलिटी ये है। हाँ, कुछ चमत्कार हो बात अलग है, मान लीजिए 3 विकेट ही एक ओवर में कोई ले गया और 3 छक्के ही किसी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार दिए, तो वो पर्टिकुलर उन 5 ओवरों में आपको डिफरेंस दिखेगा। अदरवाइज विकेट कंसिस्टेंटली बिहेव करता, प्लेयर लगभग 19-21 होते हैं। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि कोई ऑफ डे है किसी प्लेयर का, किसी अच्छे बॉलर का, उसको बहुत सारे रन पड़ गए। यहाँ किसी एक ऑर्डिनरी बैट्समैन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी डे है आज और उसने किसी अच्छे बॉलर को उठा के लंबा मार दिए, पर वो कुछ एग्जाम्पल होते हैं, चमत्कार होते हैं, वो कभी कभी होते हैं, हर रोज चमत्कार नहीं होते। सर मैच्योर डिसीजन बिल्कुल। और जैसा सर ने बोला कि भूत है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा भूत है। भूत है कि भी नहीं है, कि भूत बनाया जा रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। और बिल्कुल सही डिसीजन है कि आप, जैसा सर ने बोला कि जब आपको विकेट के बारे में बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं होता है, तो सामने वाला कैप्टन हमेशा देखता है कि मैं बॉलिंग चूज़ करता हूँ ताकि मुझे 20 ओवर में मालूम पड़े कि विकेट किस तरह का खेल रहा है, और उसी हिसाब से उन्होंने शायद बॉलिंग ली है। और मुझे लगता है कि अब वो देखना पड़ेगा कि गेंदबाज आज भूत बनते हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोला कि गेंदबाज भूत बनते हैं कि बैट्समैन भूत बनते हैं, ये भी है। कोई जरूर भूत बनने वाला है। लेकिन सर आप फेवरेट टीम भी बता दीजिए आज, फेवरेट टीम। हाँ, मेरी तो राजस्थान रॉयल है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक ट्रिब्यूट राजस्थान रॉयल जो है वो देना चाह रही है शेन वॉर्न को। और इतना ही नहीं, उनकी टीम भी अगर मैं देखूंगा तो टीम अच्छा खेल रही है। 5-6 बैट्समैन है पहले जो ठीक ठाक खेल रहे हैं, और 5 बॉलर जो हैं वो क्वालिटी बॉलर्स हैं। विकेट ठीक मिलना चाहिए, और यहाँ के विकेट जो जिस हिसाब से पुराना खेला हुआ वो बॉलर्स के लिए कंड्यूसिव विकेट है। और अगर आपके पास 5 अच्छे बॉलर हैं तो मुझे लगता है आपके पास सब कुछ है। मैं राजस्थान रॉयल के साथ जाना सर। मैं इस बार आरसीबी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो लगता है जो आरसीबी ने कलकत्ता में जो खेला है और उसका जो कॉन्फिडेंस बैट्समैनों का है, इसके बाद जो बॉलिंग में भी जैसा सर ने बताया, नो डाउट अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो शायद 21 ही बॉलिंग राजस्थान रॉयल्स की आपको दिखेगी, पर तो भी मैं कहता हूँ कि आरसीबी की बॉलिंग भी खराब नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि आप गेंदबाजी और बल्लेबाजी वजह सिर्फ रजत पाटीदार है आरसीबी में, इसलिए वो तो है ही, वो तो जाएगा ही। बड़ी उम्मीदें हो गई हैं संजय, अब वो बहुत बड़ी 112 नॉट आउट के बाद में बड़ी उम्मीद है कि वो फिर से कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। तो मैं और इतनी पब्लिक के सामने वो भी खेलेंगे, उनके लिए भी चुनौती है, उनके लिए भी। आपने पब्लिक की बात करी थी तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बड़ी पब्लिक के दोनों ही चीजें हैं, डबल एज सोर्ड है वो। एक तो वो कुछ लोगों को पंप अप भी करती है कि इतने सारे लोग आपको चेयर महान बनने में मदद करती है। हाँ, करती है। पर एक जो लोग मैच प्रैक्टिस या मैच के हिसाब से नर्वस होते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी पब्लिक जो वो नेगेटिव काम भी करती है। तो दोनों काम होते हैं, जो नर्वस स्टार्टर्स हैं उनके लिए मुश्किल काम है, और जिनको हुटिंग या जिनको आवाज या जिनको चेयरिंग अच्छी लगती है, जैसे विराट कोहली उनको, या बड़े प्लेयर जितने भी हैं जो सीजन प्लेयर हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेला हुआ, उनके लिए ये एक वरदान है। इतने सारे लोगों के सामने हम खेल रहे हैं और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, आप चेयर अप कर रहे हैं, तो लेट्स गो मेक इट ए बिग डे। और देखना आप जब रजत पाटीदार बैटिंग करने आएंगे, सबसे ज्यादा रिएक्शन आप देखना बहुत तगड़ा होगा इस बार। वो सबसे इम्पोर्टेंट करता है। देखिए यही क्रिकेट है, यही आईपीएल। और मैं तो कहूँगा मध्य प्रदेश जो है वो बहुत ही लकी है कि 2 सीजन में 2 प्लेयर एक कुछ मैचेस के कारण से एक इतने बड़े पटल पे आ जाना, इससे अच्छी बात मध्य प्रदेश के लिए और कुछ नहीं। सर हम आवेश खान का नाम हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि वो बॉलर हैं, हमेशा बैट्समैनों की बहुत चर्चा होती है, पर वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े, और वो इंडिया मतलब बिल्कुल। और इस बार भी उन्होंने जो बॉलिंग की है लाजवाब, मतलब हम हमेशा उनका नाम लेना भूल जाते हैं पर वो भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं। ये तीनों जने बहुत मतलब इसको बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने जो करा है वाकई में काबिल तारीफ है। तो कुल मिलाकर दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 2 रॉयल टीमों के बीच में है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कि बल्लेबाजों से सुसज्जित टीम है,
मैदान पर बल्लेबाजी करती हुई दिखाई देगी। आज का मैच दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि 15वें सीजन तक में ये टीम एक बार भी खिताब को छू नहीं पाई है और यहां से महज 2 कदम दूर है आरसीबी खिताब से। तो ऐसे में जब दोनों ही टीमें रॉयल टीमें पूरी ताकत लगाएगी तो जाहिर सी बात है हमें भी एक रॉयल मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप डीजीएना न्यूज के साथ बने रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।